हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के अंदर आप पूरे दिन भर की खबरें वो की अलग अलग सोर्सेज से हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ, वेरियस सोर्सेज से आपके लिए एग्जाम के लिए जो सभी प्रमुख न्यूज़ हो सकती हैं उन सभी न्यूज़ को आपको मैं बताऊंगा। और जैसा कि हमारा एग्जाम का जो ट्रेंड होता है, केवल करंट अफेयर नहीं, उसके पीछे का जो स्टैटिक कंटेंट होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। टू द पॉइंट, हाईली कोर एकेडमिक वीडियो होने वाला है, जिससे कि आपको एकदम कह सकते हैं जो हाई यील्ड आपका जो टाइम है 15 मिनट में आप पूरे दिन का जो करंट अफेयर है उसको रैप अप कर पाएंगे। कई सारे फायदे हैं आपको, रिवीजन होगा आपका, डे बाई डे आपके जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट होंगे, और जो प्रीलिम्स में एक बड़ा हर्डल बन रहा है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में आपकी बहुत मदद करेगा। हालांकि मैं यहाँ पर बात करता हूं कि ये वाला जो करंट अफेयर आपका प्रीलिम पर फोकस होता है, लेकिन कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स के बारे में बताऊं मैं आपको कि वहां से मेंस में भी आप उन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, जो आंकड़े मैं आपको बताता हूं, जो कुछ ऐसी चीजें, जो कुछ एनालिसिस जैसी चीजें भी आपको यहां पर मिलती हैं, जिनको आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। डेली शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, और बहुत सारे लोग उस चैलेंज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं यार, आप सभी को इसका आंसर करना चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। ये आपकी सीरियसनेस को दिखाता है कि आप अपने करियर के लिए, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं ना। ये क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूं कि मैं डेली हमेशा एक पीवाईक्यू रखता हूं जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। इससे आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में आप लोग यहां पर पढ़ते हैं। जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज, उन्हीं से रिलेटेड हमारे पीवाईक्यूज हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि प्रीलिम्स की सीरीज है, बट यस, यहीं से, इसी सीरीज से आप जो आपको डेटा मिलेगा, आंकड़े मिलेंगे, उनका इस्तेमाल आप मेंस एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। आप यहां देखेंगे यूपीएससी ने 2017 में अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काफी इजी सा क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन था, निम्न में से कौन विश्व के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है? विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इसका आंसर कर पाने में कैपेबल होंगे। अब बात में सिर्फ यहां पर प्रीलिम्स की नहीं, यहां से यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था। सो दैट यहां पर जो ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके जो आंकड़े हैं, उसका जो डेटा है, उसके डेटा को आप कोट करेंगे यहां पर मेंस एग्जामिनेशन के इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि न्यायपालिका में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। तो उस डेटा का आप यहां पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कोर एकदम जो एडवांस लेवल का जो कंटेंट होता है वो मैं यहां पर प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करता हूं। नाउ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इन इसका 19वां जो संस्करण है, इसको अभी यहां पर जारी करा है। अब इसमें हम पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की जो स्थिति है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो कंडीशन है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। ग्लोबल ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि पहले पूरी दुनिया की कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो कुछ लैंगिक समानता, यानी कि ओवरऑल जेंडर पैरिटी है। दुनिया ने टोटल लैंगिक अंतर का 68.5% हिस्सा बंद कर दिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार है। यानी कि पूरी दुनिया के बारे में ओवरऑल बात करें तो हम थोड़ा बेहतरी की ओर हम लोग यहां पर मूव कर रहे हैं। अब टॉप परफॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किन कंट्रीज ने यहां पर किया है। तो हमेशा की तरह आइसलैंड भाई साहब टॉप पर रहा है, यहां पर 16वें वर्ष आइसलैंड यहां पर टॉप पे रहा है। लैंगिक समानता, यानी कि सबसे ज्यादा जेंडर पैरिटी, सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला जो कंट्री है ये बना है, और उसने 90% से ज्यादा समानता हासिल कर ली है। इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, इन देशों को भी टॉप पे रखा गया है। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो ऐसे जो हमारे इंडेक्स हैं उनमें टॉप पर वो बने रहते हैं। चलो विश्व की बात कर ली, अब भारत के बारे में बात करते हैं। अब इसी डेटा का आपको इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको मेंस का पीवाईक्यू दिखाया था, वहां पर भी आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया की परफॉर्म, ओवरऑल अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो टोटल 148 में से इंडिया 131वें स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। इसका समानता स्कोर 64.1% हमें देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक पार्टनरशिपेशन की बात, यानी इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में बात करें तो भारत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है कि जो महिलाओं की कंडीशन या फिर महिलाओं की भागीदारी है भारत में थोड़ी सी बेहतर हुई है, और इनका जो स्कोर है वो 40.7% तक पहुंच गया है। अनुमानित जो असमानता है, यानी कि वो भी अगर उसके बारे में हम बात करें तो 28.6% हुआ करती थी, अब ये बढ़ के 29.9%, यानी कि लगभग 30% यहां पर हो गई है।
अब एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये डेटा हम देखेंगे 97.1 स्कोर यहाँ पर हमने एजुकेशन में हासिल किया है, जो कि साक्षरता और शिक्षा में प्रवेश मजबूत बढ़त को दर्शाता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी अलग अलग सेक्टर्स में जो बेहतरीन कंडीशन है वो बेहतरीन कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से जो हेल्थ वाला सेक्टर है, इसमें भी हम देखेंगे तो जो हमारा सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात है और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, इसमें भी जो थोड़े सुधार हैं वो सुधार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करें तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अभी जो लास्ट वाला जो हमने मेंस का पीवाईक्यू देखा था, इस डेटा को आप वहां पर कोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में बात करें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पहले 14.7% हुआ करता था, अब ये 13.8% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंत्री पदों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी वो 6.5% से गिर के 5.6% होगी, यानी कि यहाँ भी हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। तो ये जो गिरावट है 2019 में 30% की चोटी के बाद लगातार जारी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें कमी देखने को कंप्लीटली मिल रही है। अब हम रीजनल इनसाइट्स देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड की, कि पूरी दुनिया में अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें क्या कंडीशन रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो हम देखेंगे यहाँ पर साउथ एशिया में तो भारत की रैंकिंग इन देशों के मुकाबले बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश 24 पे, नेपाल 125 पे, श्रीलंका 130 है। भारत की रैंकिंग इनसे भी नीचे है, काफी बदतर कंडीशन में हम। मालदीव 138, भूटान 119 और पाकिस्तान 148, इनसे ऊपर हैं हम, लेकिन यस इन कंट्री से हमारी जो कंडीशन है वो नीचे है। यूरोप में बात करें तो यूरोप ने 76.3% समानता के साथ में वैश्विक नेतृत्व किया है और साथ ही साथ उत्तर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं, ऐसे जो इंडेक्स होते हैं, उनमें जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर देखने को मिली है। मध्य पूर्व और उत्तरी जो अफ्रीका, जिसे मैना कहते हैं हम, इस क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है। यहाँ पर समानता केवल 62.6%, ये पूरा का पूरा एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक जो रीजनल हमने सारी चीजें हैं इनको हमने यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करी ना। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट्स को इसके द्वारा इशू करा जाता है, तो आइए देख लेते हैं उनके बारे में। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको इशू करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे तो देशों की जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है उसका मूल्यांकन करता है। अगली रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इसके बारे में बात करें तो ये भी रोजगार, ऑटोमेशन, वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के बारे में अपनी रिपोर्ट इशू करता है। और फिर आता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके बारे में बात करें तो ये अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक, इन सभी चीजों के बारे में अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। देन एक अंत में आती है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को भी इसी के द्वारा इशू करा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जिसको हम बात कर रहे हैं, तकनीकी इनोवेशन, इन सब चीजों पर बेस्ड होगी ये, इन सभी को कवर किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ओवरऑल टू द पॉइंट हमने चीजों को देखा कि इस बार की रिपोर्ट्स में क्या थी, क्या इंडेक्स में था, कौन टॉप परफॉर्मर था, इंडिया की क्या कंडीशन थी, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड क्या है, और जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स, यानी कि कोर हाईली एकेडमिक कंटेंट आपको यहां पर मिला जस्ट थोड़ी सी देर के अंदर। तो इस तरह से हमने अपने पूरे पहले टॉपिक को कवर किया। दूसरे टॉपिक की ओर हम मूव करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सूचना। अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो सभी प्लस कोर्सेज हैं उन पर हेवीएस्ट डिस्काउंट 17,999। ये डिस्काउंट ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक है, 15 जून को ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो आप शुभ 50 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ आप इस दिए गए मेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसके अगर हमारे जो बैचेज हैं उनके बारे में बात करें तो आगाज हमारा 2027 बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, ये हमारा हिंदी बैच है, ये हमारा इंग्लिश का, और ये हमारा बाइलिंगुअल 2028 के लिए बैचेज हैं। तो इस तरह से आप बैचेज के बारे में देख सकते हैं। और जो सबसे जरूरी सूचना यानी कि 15 तारीख और संडे सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट है, इसका आयोजन हो रहा है, पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है, जिसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप और साथ ही साथ आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर से जरूर सभी लोगों को ये जो टेस्ट है इस टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। डेफिनेटली फायदे का सौदा है, बहुत आपके लिए हेल्प हो सकती है यहाँ पर इन चीजों से। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा साल्मोनेला संक्रमण, इससे संबंधित क्या है मामला पूरा। तो दरअसल हाल में अंडों से जुड़ी एक साल्मोनेला संक्रमण, ये एक यूएसए में घटना देखने को मिली है, जहां पर 7 राज्यों में यूएसए के में कम से कम 79 लोग बीमार हो गए और 21 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब जानते हैं ये साल्मोनेला जो होता क्या है, कैसे क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या बीमारी है, किस तरह से चीजें आगे चलती हैं। तो ये दरअसल एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग का एक कारण बनता है। फूड पॉइजनिंग होती है, इनमें ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसे साल्मोनेला संक्रमण या फिर साल्मोनेलोसिस इस नाम से जाना जाता है।
ये बैक्टीरिया सामान्यतः जो जानवर होते हैं उन जानवरों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उनके जो मल में मौजूद हो सकता है। अब ये संक्रमित भोजन पानी के जरिए फैलता है और पेट से जुड़ी बीमारियां हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। साल्मोनेला संक्रमित जानवरों, लोगों, खाद्य पदार्थों इनके संपर्क से ये फैल सकता है। अब हम बात करते हैं साल्मोनेला के सोर्सेस के बारे में कि स्रोत इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कच्चे या फिर अधपके अंडे, हालांकि हो सकता है आपका मन करे इनको देख के खाने का, बट यस एक ये सांकेतिक तरीके से हैं चीजें। तो कच्चे या अधपके अंडों में हो सकता है, मांस में हो सकता है, मतलब फल सब्जियां जो कि गंदे हैं, अनहाइजीनिक हैं, साफ सुथरे नहीं हैं, उनमें हो सकता है, इम्प्योर पानी में हो सकता है, और प्रोसेस फूड में हो सकता है, पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, पक्षी रहे उनमें भी ये हमें हो सकता है, वो वाहक हो सकते हैं इसके। और अगर आप हाइजीन तरीके से नहीं रहते हैं, अपने हाथ वगैरह को साफ करके नहीं रहते, तो इसका ज्यादा फैलने का जो खतरा है वो ज्यादा खतरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, जैसा कि अभी यूएसए में देखने को मिला, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। डायरिया हो सकता है, बुखार, पेट में मरोड़ या फिर ऐंठन, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों में बीमारी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जैसे खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, क्योंकि वैसे भी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं होता, वो वीक हो जाता है काफी। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, जैसा मैंने अभी बताया था, उनकी बीमारी का इलाज से या फिर कमजोर हुए व्यक्ति वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे। और ऐसे मामलों में जो चिकित्सीय इलाज या फिर जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी आपको एडमिट होना पड़ सकता है। खत्म, टू द पॉइंट चीजें। अब हम बात कर रहे हैं, अगली जो हमारी खबर है वो है एक्सरसाइज शक्ति के बारे में। यानी कि किसी दूसरे देश के साथ में अगर हमारी कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी हमारा युद्धाभ्यास है, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पर 2025 का जो वर्जन है, ये 18 जून से ला कैवेलरी जो फ्रांस है वहां पर इस अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। अब ये जो एक्सरसाइज शक्ति है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक द्विवार्षिक है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में यहां से कंफ्यूज किया जा सकता है कि क्या ये एक वार्षिक प्रोग्राम है, वार्षिक युद्धाभ्यास है, तो ध्यान रखिएगा ये वार्षिक नहीं, बल्कि ये द्विवार्षिक है, जो कि बारी बारी से कभी जो फ्रांस में और भारत में इस तरह से ये आयोजित किया जाता है। इसका जो 8वां वर्जन है, और ये पिछली बार भारत के अंदर आयोजित किया गया था, तो इस बार अभी जो फ्रांस की बारी है, फ्रांस में अभी इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना। इस अभ्यास का उद्देश्य तो वही सामान्य सी बात है कि कॉपरेशन, एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को समझना, अलग अलग स्थितियों में सेना कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, क्या उनकी रणनीतियां होंगी, उन सभी चीजों में सहयोग, समन्वय, वो सारी चीजें यहाँ पर संयुक्त जो हमारी कार्रवाई उन क्षमताओं को बढ़ाना, तो वही आपसी तालमेल, भाईचारा, उन सभी चीजों को बढ़ाना, ये रणनीतियों को अपना जो है शार्प करना, ऐसी सारी जो हमें सुविधाएं हैं वो इनमें ये जो एक्सरसाइज होती है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से जो युद्धाभ्यास हैं वो युद्धाभ्यास हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, फ्रांस के साथ हमारा डेजर्ट नाइट होता है, वरुणा होता है और गरुड़ा होता है। तो इन सभी अभ्यास को भी हम फ्रांस के साथ में यहाँ पर कर रहे होते हैं। खत्म, एग्जाम के लिए इतना काफी है, इधर उधर की बातों का कोई कैसा भी मतलब नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है या फिर नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है शिपकीला दर्रा। तो ये शिपकीला दर्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या अपडेट हुआ है इसमें, अभी क्या जो ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, तो दरअसल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देखेंगे और किन्नौर जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको जो डोमेस्टिक हमारे घरेलू पर्यटक हैं, बहुत सारे पर्यटक हमारे वहाँ पर जाते हैं, आप लोगों को पता होगा घूमने के लिए, इमेजेस आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी देखी होंगी, तो उन सभी के लिए इसको ओपन कर दिया है। और दरअसल ये एक मोटरेबल यानी कि वाहन योग्य पर्वतीय दर्रा है, जो कि 3930 मीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर ये यहाँ पर स्थित है। अब इस शिपकीला दर्रे के बारे में जानेंगे। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको इसको बताने से पहले यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मैप है जो मेजर पासेस हैं, ऊपर के जो हमारे नॉर्थ के पासेस हैं, मैं आपको केवल शिपकीला को यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा, बाकी दर्रों को आप खुद जो जूम करके या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका हिमाचल, और ये रहा आपका यहाँ पर इस जगह पर शिपकीला दर्रा, यहाँ पर ये रहा आपका बॉर्डर एरिया। तो ये इसकी जो लोकेशन है मैप पर, इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नाउ बैक टू द पॉइंट, हम बात करते हैं अभी अगला जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में, यानी कि इसी टॉपिक के बारे में। तो ये पर्वतीय दर्रा है, भारत और चीन की सीमा, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया और चाइना की सीमा हमारी यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। और ये दर्रा वाहनों के चलने के योग्य है, और समुद्र तल से ये इसकी हाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सॉरी ना, अब हम देखेंगे दर्रा भारत चीन की सीमा रेखा पर स्थित एक सीमा चौकी इसके रूप में भी यहाँ पर ये कार्य करता है, क्योंकि मोटरेबल है, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी वो बनी रहती है। और ध्यान रखेंगे ये भारत के जो सबसे ऊंचे वाहन योग्य दर्रे हैं, उन दर्रों में से ये एक है। हम इसके बारे में बात करें तो इसी दर्रे से, इसी पास से होकर एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है सतलुज नदी। इसे तिब्बत में लांगचेन जांगबो कहा जाता है, भारत में ये यहाँ से प्रवेश करती है। और ये दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार मार्ग के रूप में भी ऐतिहासिक रूप से इसका जो इंपॉर्टेंस है पुराना, वो इंपॉर्टेंस इसका महत्वपूर्ण रहा है। शिपकीला का पुराना नाम पेमाला या फिर शेयर्ड गेट हुआ करता था, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसे शेयर्ड पास भी कहा जाता था। दरअसल 1962 में आप लोग जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है,
और चाइना के युद्ध के समय या फिर 1962 के बाद में इसको लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC इसको घोषित किया गया था। बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने इसको शिपकीला का जो नाम है वो नाम दिया था और अब तक हम इसे इसी नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। तो जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से जो हमारे घरेलू पर्यटक हैं उनको एंट्री देने की जो अपडेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो किसी दर्रे का महत्व क्या हो सकता है, बेसिक सी चीजें आप लोग जानते हैं। पर्यटकों के लिए खोलना एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, सो दैट जो किन्नौर और लाहौल स्पीति वाला एरिया है, सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। ये जिले चीन के जो चाइना के साथ में 240 किलोमीटर लंबी ये सीमा साझा यहाँ पर करते हैं, तो हर तरीके से हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं पासेज एक्सरसाइज के बारे में। अगेन फिर से हमारी एक एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज है। तो हाल में जो उत्तरी अरब सागर है हमारा, वहां पर पासेज एक्सरसाइज ये आयोजित करी गई है और ये एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था। यानी कि नौसैनिक का मतलब हमारी नेवीज जो हैं वेरियस कंट्रीज की, उन नेवीज का ये अभ्यास था जो भारतीय नौसेना और यूके इनके द्वारा इसको मिलकर किया गया। अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भारत की तरफ से कौन से पनडुब्बियां, कौन से जो हमारे फ्रिगेट्स हैं, कौन से हमारे शिप हैं, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो आइए उनके बारे में भी जानेंगे। इसमें हमारी इंडियन नेवी के प्रमुख संसाधन शामिल थे। कौन कौन से? तो इसमें हमारा INS तबर स्टील्थ फ्रिगेट था, जिसका इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने हिस्सा लिया था। एक पनडुब्बी ने और एक लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान P-88I इसने भी इसमें हिस्सा लिया था। वहीं यूके की नौसेना ने HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS जो रिचमंड है वो यूके की तरफ से यहाँ पर शामिल थे। इंडिया की तरफ से कौन कौन शामिल थे उनके बारे में हमने बात करी। अगेन फिर से वही, यानी कि इसकी विशेषताएं और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो सिंपल सी बात, जो सभी नेवीज हैं उनके बीच में जो तालमेल और जो समन्वय है वो समन्वय क्रिएट करना, और साथ ही साथ तत्परता कि आप कोई भी कैसी भी कंडीशन आती है आप कितनी जल्दी तत्पर होते हैं, और साथ ही साथ सेना की जो सतही और जल आधारित जो अंडर वाटर जो ऑपरेशनल ताकतें हैं उनको मजबूत करना। रणनीतिक महत्व इसका क्या है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसका आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया है तो डेफिनेटली हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम बात करें, ये पूरा एरिया ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमारे जो शिप्स हैं जो कि ऑयल और जो गैसेस हैं उनका आदान प्रदान हमारा यहाँ पर होता है, तो उनके लिए एक मैरीटाइम कॉरिडोर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया और यूके के साथ में हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको हमारा ये युद्धाभ्यास जो है दर्शाता है, और उनमें जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति दिखाता है। ये क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप लोग जानते हैं कि चाइना का जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आइला। दरअसल भारत अभी जो आइला का, भारत के बारे में बात करें तो आइला का वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया, और इसने अभी आइला काउंसिल के दूसरे सत्र में सक्रिय भागीदारी भारत के द्वारा करी गई। और ये बैठक कहां पर हुई? फ्रांस के नीश के अंदर ये जो बैठक है, ये बैठक हमें यहां पर देखने को मिली। ये हमारा इमेज है जो कि वहां से सर्कुलेट हुआ है ना। आइला के बारे में जानते हैं, हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो दरअसल ये संगठन 1957 में एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के रूप में स्थापित हुआ था। 2024 में इसमें 24 देशों के द्वारा एक कन्वेंशन को रेटिफाई करने के बाद में इसका दर्जा गैर सरकारी के अंतर सरकारी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसको बदल दिया गया। आइला काउंसिल इस संगठन की प्रमुख निर्णय लेने वाली जो संस्था है और हमारा संगठन है हम कह सकते हैं। ये दरअसल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? तो समुद्री नेविगेशन सहायता, इसके लिए जिम्मेवार हमें ये देखने को मिलता है, यानी कि मैरीटाइम में जो भी हमारे सारे नेविगेशन होते हैं उनमें ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें कॉपरेशन के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है। जरूरी चीजें प्रीलिम्स के लिए यहां से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सिंपल सी बात, टोटल मेंबर कितने हैं? 200। इनमें से जो हमारी 80 हमारी नेशनल अथॉरिटीज हैं, 60 हमारी जो कमर्शियल फर्म्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। भारत 1957 से ही इसका संगठन का सदस्य है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सेंट जर्मेन एन ले यानी कि फ्रांस के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से हमारे पूरे दिन भर की जो प्रमुख खबरें हैं उनको हमने टू द पॉइंट और वेरियस मल्टीपल सोर्सेज से, इसीलिए हम यहाँ पर इसको कंपाइलेशन का नाम यहाँ पर इसको दे रहे हैं कि इसमें आपके अलग अलग जो आपके सोर्सेज हैं उन अलग अलग सोर्सेज से सभी खबरों को शामिल किया जाता है जो एग्जैक्टली आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। डेफिनेटली अगर आप इस प्रोग्राम को प्यार करते हैं तो लाइक्स नहीं करते आप लोग, लाइक जरूर करें। और इस क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग में मैंने दिया जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा अब तक वीडियो में, और डेफिनेटली मैंने बताया भी है, तो सभी लोग आंसर करेंगे वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय।